नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद ये विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, वहाँ की घटनाएँ कैसी थीं, उदय का कारण क्या था, उसका परिणाम क्या हुआ, नेपोलियन कौन था, आदि चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें गहन चर्चा करेंगे। बात कर रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद की। तो यूरोप में राष्ट्रवाद से पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को राष्ट्रवाद कहा जाता है। यानी राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म, संस्कृति या क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र का निर्माण समान भाषा, नस्ल, धर्म या संस्कृति से बनता है और किसी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। एक विद्वान है जोसेफ अंसर्ड रेनन के अनुसार एक राष्ट्र का निर्माण त्याग, निष्ठा तथा लंबे समय से चले आ रहे प्रयासों का एक चरम बिंदु होता है। आगे उन्होंने कहा, एक राष्ट्र का निर्माण अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान कार्य करना और आगे बढ़ना, ऐसे सभी कार्य करने की इच्छा, एक शौर्यवीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव पर आधारित वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार पूर्णतया आधारित होता है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय विचार के लिए एक क्या चीज़ें हैं? अतीत का गौरवगान होना चाहिए, एक साथ मिलकर महान कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए, अपनी राष्ट्रीय वीरता का उद्गान करने वाली बात होनी चाहिए। अगर और एक तरीके से हम समझना चाहें कि राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद वह मनोवैज्ञानिक भावना है जो व्यक्तिवाद को भुलाकर राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की आस्था जागृत करता है। यानी व्यक्तिवाद के भुलाने का मतलब अहम की भावना को समाप्त करके और राष्ट्र के प्रति सर्वस्व न्यौछावर की भावना को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अब देखते हैं तीन शब्द जो हमारे सामने अक्सर आते हैं, देश क्या है, राष्ट्र क्या है और राज्य क्या है। हम कहते हैं राष्ट्र राज्यों का उदय। एक समय था जब यूरोप में राष्ट्र राज्य नहीं हुआ करते थे, या तो राज्य हुआ करते थे या तो देश हुआ करते थे। तो सबसे पहले देखेंगे देश किसे कहा जाता है। तो देश के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं, एक जनसंख्या और एक भूभाग। ये दो चीज़ें देश के लिए आवश्यक हैं। राष्ट्र उसे कहा जाता है जहाँ जनसंख्या हो, जिसके पास भूमि हो, जिसके पास संप्रभुता हो और जो साझा संस्कृति से निर्मित हो, इसको राष्ट्र कहेंगे। और इसके नागरिकों को हम नागरिक कहेंगे, साधारण जनता को हम नागरिक कहेंगे। राज्य क्या है? राज्य में जनसंख्या होना जरूरी है, भूमि होना जरूरी है, संप्रभुता होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त राज्य के निवासियों को हम जनता कहते हैं और राष्ट्र के निवासी को हम नागरिक कहते हैं। ठीक है, अगला है, अब चालू होता है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। जैसे हम अगर 18वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में देखते हैं तो यूरोप छोटे छोटे राज्यों में बटा था। लगभग जैसे भारत में रियासतें थी, लगभग जब भारत आज़ाद हुआ तो 562 रियासतों में विभाजित था, वैसे यूरोप भी नेपोलियन के उदय के पूर्व लगभग 850 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। तो चालू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। कैसे राष्ट्र का विचार पनपा और फ्रांसीसी क्रांति ने उसको कैसे तोल दिया। तो हम जानते हैं क्रांति का शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन। क्रांति हुई, इसका मतलब है कि एक बड़ी परिवर्तन की संभावना है यहाँ। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुई क्रांति के द्वारा वहाँ लुई 16वां के शासन का अंत हुआ और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। यानी जो क्रांति की गई 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, उसके द्वारा वहाँ की जो वंशानुगत शासन पद्धति समाप्त कर दिया गया, वहाँ के जो राजा थे उनको हटा दिया गया और किसकी स्थापना हुई? लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब देखते हैं कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो सबसे पहला कारण अयोग्य शासक था। कहा जाता है कि लुई 16वां तत्कालीन समय में एक अदूरदर्शी, अमानवता प्रिय प्राणी और राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना ना रखने वाला शासक था। वो आलसी प्रवृत्ति का था, कुछ
कार्य करने की इच्छा नहीं होती थी, तो इस कारण से कुछ नया करने की उसमें क्षमता नहीं थी, तो अयोग्य सिद्ध हुआ, इसलिए क्रांति हुई। दूसरा, और वो जनता की भावनाओं को भी नहीं समझ रहा था, लगातार हो रहे जन विद्रोह को नहीं समझ पाया, तो तमाम सारे कारण हुए जिसलिए क्रांति हुई 1789 में फ्रांस की। एक और कारण हुआ कि राजा तो अयोग्य था ही, इसी समय एक मध्यम वर्ग का उदय हो रहा है। मध्यम वर्ग में वकील हैं, डॉक्टर हैं, उद्योगपति हैं। इन लोगों ने कुछ अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए कुछ ऐसी बातें रखना आरंभ कर दिया था इस दौर में, और उस पर प्रभाव पड़ा था इन मध्यम वर्गों पे, खासकर दार्शनिकों का। दार्शनिकों में रूसो और मॉन्टेस्क्यू का दो का खास प्रभाव पड़ा था। मॉन्टेस्क्यू जहाँ कहता है कि शक्ति को पृथक्कृत कर दो, यानी शक्ति किसी एक में ना रहकर कई व्यक्तियों में समाहित होनी चाहिए। इसने अपनी पुस्तक में कहा कि शक्ति का पृथक्करण नियम लागू किया जाए, यानी शक्तियों को विभाजित कर दिया जाए जिससे शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ठीक है, अब क्रांति हो गई। फ्रांसीसी क्रांति हम अगले वीडियो में पढ़ाए हैं, उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें डिटेल से फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाए हैं, और वो कक्षा 9 की है, कक्षा 9 के इतिहास के चैप्टर में है, तो उसको विस्तार से वहाँ से मिल जाएगा। बाकी थोड़ा सा हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय पर फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव है, इसलिए यहाँ पर समझा दे रहे हैं। अब इस क्रांति का परिणाम क्या हुआ और राष्ट्र का विचार उदय कैसे हुआ यहाँ पे, तो क्रांतिकारियों ने साझा पहचान की भावना स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए। कैसे साझा पहचान हो, तो सबसे पहले क्रांतिकारियों ने पितृभूमि और नागरिकता की भावना को बढ़ावा दिया। वो बोले ये हमारी फादरलैंड है और हम इसके अधिकार संपन्न नागरिक हैं, यानी हमारे पास अधिकार है। उसके बाद में क्या हुआ, क्रांति करके जब राजा को हटाया गया तो राजसी प्रतीक को हटा दिया गया और नए फ्रांसीसी झंडे को इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसको तिरंगा कहा गया। ये 3 रंग का था झंडा, और राष्ट्रीय प्रतीक को हटाकर इसी तिरंगे का इस्तेमाल किया गया। राष्ट्र की स्तुति गीत बनाए गए और शपथ लिया गया कि अब हमारा सारा जो उद्देश्य होगा वो राष्ट्र के विकास के लिए होगा। एक जो अभी तक संस्था चली आ रही थी स्टेट जनरल, उसको अब सक्रिय नागरिक यानी एक्टिव सिटीजन के द्वारा उसका चुनाव करा के उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। ये क्रांति के परिणाम स्वरूप आया। तमाम प्रकार की कस्टम ड्यूटी थे, इसको समाप्त कर दिया। और जब नेपोलियन के सुधारों की बात आती है, क्रांति के परिणाम स्वरूप जब नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पाता है तो उसने कई चीज़ें नई सुधार प्रणाली लागू की, जिसमें भार व मापन की मानक पद्धति अपनाई गई। फ्रांसीसी भाषा को क्रांतिकारियों ने राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। और क्रांतिकारियों ने जब उनको फ्रांस में क्रांति सफल हो गई तो उन्होंने घोषणा की कि यूरोप के अन्य भागों में तानाशाही समाप्त करने के लिए तथा वहां राष्ट्र की स्थापना करने के लिए फ्रांस कटिबद्ध है। यानी फ्रांस के क्रांतिकारी दुनिया के अन्य देशों में जा जाके वहां पर लोकतंत्र की स्थापना करने में लोगों की सहयोग करेंगे। तो 1790 के दशक में फ्रांस की सेना ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े भूभाग में घुसपैठ कर ली। यानी 1790 के दशक में ये सेनाएं इन देशों में पहुंच गई, फ्रांस की सेनाएं, फ्रांस के क्रांतिकारियों की। शुरू में तो जैसे बेल्जियम है, मिलान है इटली का, और लग्जमबर्ग है, तमाम सारे राष्ट्र, स्विट्जरलैंड है, इटली है, इन भागों में फ्रांस के क्रांतिकारियों का बड़े तहे दिल से स्वागत किया गया कि ये तो हमारे उद्धारक हैं, ये स्वतंत्रता का उपहार लेके हमारे यहाँ आए हैं, तो इसलिए इनका स्वागत किया जाए। लेकिन बाद की घटनाओं से वो लोग दुखी हो गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद का विचार फैलाने में फ्रांस ने अग्रणी भूमिका निभाई। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने दुनिया के यानी यूरोप के अनेक राष्ट्रों में गए और वहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात को उन्होंने किया और एकता की भावना का निर्माण करने का प्रयास किया। अगला है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। ये तो क्रांति का परिणाम था। अब क्रांति के परिणाम में नयापन क्या आया, तो हम देखते हैं कि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या है। एक तो फ्रांसीसी क्रांति ने निर्माण की प्रक्रिया में जोर दिया, राष्ट्र के विचार को जन्म दिया। दूसरा क्या है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोप छोटे छोटे वंशानुगत राजवंशों के अधीन शासित था। यानी पूरा यूरोप, मैंने क्या कहा, लगभग 850 राज्यों में बटा हुआ था। इसी दौर में आप देखते हो कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है
18वीं सदी के उत्तरार्ध में। वहीं थोड़े दिन बाद फ्रांस और जर्मनी में भी औद्योगिक क्रांति आरंभ हो जाती है। इन औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप एक नया वर्ग समाज में उत्पन्न होकर आता है। जैसे औद्योगिक क्रांति से पहले समाज जो दो भागों में बांटा गया है, वो है एक सामंत वर्ग और एक है दास वर्ग या कृषक वर्ग। लेकिन औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप एक नया सामाजिक समूह अस्तित्व में आया, जिसका नाम था श्रमिक वर्ग और दूसरा था पूंजीपति वर्ग। पहला श्रमिक वर्ग और दूसरा पूंजीपति वर्ग था। अब देखो, कार्ल मार्क्स ने कहा कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो समूह आया है, एक पूंजीपति वर्ग और एक मजदूर वर्ग। तो मजदूर वर्ग को उसने सर्वहारा वर्ग कहा और पूंजीपति वर्ग को पूंजीपति। तो उसने कहा कि ये पूंजीपति लोग ये हमेशा मजदूरों का शोषण करते हैं। तो ये मजदूरों के शोषण के उपरांत मजदूर एक क्रांति करेंगे जिसमें पूंजीपतियों को समाप्त कर दिया जाएगा और दुनिया में केवल मजदूरों का शासन आएगा। मजदूरों के शासन का मतलब है कि लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी। इस प्रकार के सामाजिक एवं तकनीकी बदलाव से नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। अब नए मध्यम वर्ग में कौन थे? इसमें शिक्षित उदारवादी मध्यम वर्गों की भी राष्ट्रीय एकता के विचार को पनपाने का काम किया। जो नए मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था, एक तो मजदूर वर्ग आया औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप, दूसरे शिक्षित मध्यम वर्ग यानी कुछ पूंजीपति उभर कर आए, कुछ दार्शनिक, कुछ वकील, कुछ डॉक्टर निकल के आए। इन्होंने उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच, यानी कि जो उदारवाद की भावना से प्रेरित थे, उनके बीच राष्ट्रीय एकता के विचार को प्रसारित किया। अब आगे क्या हुआ कि 1789 में क्रांति के परिणाम स्वरूप जो प्रक्रिया आरंभ हुई, उससे लगभग 100 वर्षों के विकास के परिणाम स्वरूप फ्रांस प्रजातांत्रिक देश बना था। यह क्रम आगे बढ़ा और 20वीं शताब्दी के आरंभ होते होते विश्व के कई भागों में आधुनिक प्रजातंत्र व्यवस्था की स्थापना हो गई। अच्छा, आधुनिक प्रजातंत्र व्यवस्था की स्थापना में फ्रांस की क्रांति की क्या भूमिका है? तो हम देखते हैं कि फ्रांस की जब क्रांति हुई तो वहाँ पर 3 शब्द इस्तेमाल किए गए। कौन से थे? पहला था स्वतंत्रता, दूसरा था समानता और तीसरा शब्द जो फ्रांस के क्रांतिकारियों ने दिया वो था भाईचारा। भाईचारा, ठीक है। यानी ये 3 जो शब्द थे ये दुनिया को बड़े प्रभावित करने वाले थे और तत्कालीन समय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जो दुनिया के लोगों को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात करे। फ्रांसीसी क्रांति ने इस पर अपना क्रांति को आगे बढ़ाया अपने और सफल हुई, जिससे कि दुनिया के लोगों ने फ्रांसीसियों का स्वागत किया और उन्होंने फ्रांसीसियों को स्वतंत्रता का अग्रदूत माना। इसीलिए हम देखते हैं कि जब फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कहा कि दुनिया को आज़ाद कराने का मेरा लक्ष्य है, तब पड़ोसी राज्यों में जहाँ जहाँ फ्रांसीसी सेनाएं गईं उनका जोरदार भव्य स्वागत किया गया। अब देखते हैं कि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप एक नया नेता उभर कर आता है फ्रांस में, फ्रांसीसी क्रांति के बाद में। अगर फ्रांसीसी क्रांति के तुरंत बाद में हम देखें तो रोबोस्फेयर का शासन आता है, उसके बाद में जैकोबिन क्लब का शासन आता है। जैकोबिन क्लब एक संस्था है जिसका सदस्य बन के नेपोलियन बोनापार्टा उभरता है और 1789 के क्रांति के समय नेपोलियन बोनापार्टा जो था वो क्रांति में सेनापति की भूमिका में था। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नेपोलियन बोनापार्टा के बारे में। तो नेपोलियन बोनापार्टा का जन्म कोर्सिया एक द्वीप समूह है, द्वीप है भूमध्य सागर में। उसकी राजधानी अजासिया, उसी में इसका जन्म हुआ था। इसे फ्रांसीसी क्रांति का संतान भी माना जाता है, यानी इसकी उत्पत्ति, नेपोलियन बोनापार्टा का उद्भव फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत ही हुआ, तो इसको फ्रांसीसी क्रांति की संतान माना जाता है। क्रांति के समय यह सेनापति की भूमिका में था। आरंभ में हम देखते हैं कि 1799 से 1804 तक यह प्रथम काउंसलर के रूप में काम किया और उसके बाद में 1804 से 1815 तक यह फ्रांस का सम्राट बन बैठा। नेपोलियन ने इस प्रकार से पुनः प्रजातंत्र को समाप्त कर राजतंत्र की स्थापना की। हम देखते हैं कि जब 1789 से 1804 तक तत्कालीन व्यवस्था में प्रजातंत्र की स्थापना थी। वो प्रजातंत्र कैसे थे? वो एक्टिव मेंबर के द्वारा चुनी हुई नेशनल असेंबली के द्वारा गवर्न होते थे और जैकोबिन क्लब का उस पर खासकर प्रभाव था। यानी प्रजातंत्र प्रत्यक्ष नहीं था, सारे लोगों को मतदान का अधिकार नहीं था। मतदान का अधिकार केवल उन्हीं के पास था जिनके पास संपत्ति थी,
महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। तो 1789 से और 1804 तक लगभग 12-13 वर्षों का ये जो शासनकाल है, ये वहाँ पर फ्रांस में प्रजातंत्र कह सकते हो। उसके बाद नेपोलियन आया और प्रजातंत्र की व्यवस्था को समाप्त करके उसने फिर से निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर दी। फिर देखते हैं 1804 में नेपोलियन ने संविधान बनाया, जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है या उसको सिविल कोड भी कहते हैं। तो 1804 में नेपोलियन जैसे ही सम्राट बना, उसने अपनी योजनाओं को लागू करना यूरोप में चालू कर दिया। इसके तहत उसने बहुत सारे सुधार किए। जो पुराने थे उन विचारों को समाप्त किया गया और नए नए सुधार लागू किए गए। जैसे नेपोलियन ने सबसे पहले जन्म के आधार पर मिलने वाली सुविधाओं को उसने समाप्त कर दिया, यानी अब कर्म के अनुसार आपका भविष्य डिसाइड होगा, आप डिसाइड होंगे कौन है, जन्म के आधार पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। सामंत क्या होते थे? एक बड़े भूमिधर होते थे। तत्कालीन समाज में एक मध्यम वर्ग होता था, जिसके मकान शहरों में भी होते थे, देहातों में उनकी कोठियाँ होती थीं। उनके पास बहुत बड़े भूखंड होते थे जिस पे मजदूर वर्ग कृषि करता था और ये लोग आराम से बैठ के खाते थे। तो ऐसी सामंती व्यवस्था को नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। दास्ता और जागीर के लिए अदा किए जाने वाले कर का भी उसने समापन करवा दिया। इसके अतिरिक्त समान कानून और संपत्ति के अधिकार को दृढ़ किया, यानी अब सबके लिए एक कानून की व्यवस्था की गई और संपत्ति के अधिकार को अब दृढ़ कर दिया गया, यानी हर कोई संपत्ति रख सकता है। अगले क्रम में उसने प्रशासनिक सुधारों के तहत अनगिनत छोटे प्रदेशों, बहुत सारे थे, मैंने कहा लगभग 850 को, अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक जर्मन संघ बनाया, यानी सारे प्रदेशों को मिला लिया गया। उनको 39 प्रदेशों में संगठित करके एक जर्मन महासंघ का निर्माण किया। इस संघ ने क्या किया कि बहुत बड़े शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। जैसे अगर हम देखते हैं कि 850 देश हैं तो हर देश की सीमा में प्रवेश करते हुए शुल्क लगता था, और जब ये 850 खत्म होकर 39 आ गए और एक संघ के रूप में संगठित हो गए, तो नेपोलियन के अंतर्गत इन्होंने एक विधान बनाया और तमाम सारे आंतरिक करों को समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त जो तमाम सारी मुद्राएं चल रही थी, जैसे मुद्राओं की संख्या तत्कालीन यूरोप में लगभग 30 थी, उसको घटाकर केवल 2 कर दिया गया एक मानक मुद्रा के रूप में। अगला है उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने क्या थे। मैंने क्या कहा कि क्रांति में उदारवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब औद्योगिक क्रांति हुई, तत्कालीन सामाजिक परिवर्तन आया, तो उसके तहत एक नया वर्ग, मध्यम वर्ग उभर कर आया। अच्छा, उसको उभर के आने का कारण क्या था? क्योंकि जो नेशनल असेंबली का इलेक्शन होता था उसमें एक्टिव मेंबर ही वोटिंग कर सकते थे। एक्टिव मेंबर वो थे कि जिनके पास संपत्ति थी। तो जो संपत्ति धारक था, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, जो बहुत ज़्यादा थे वो सामंत या राजा की श्रेणी में चले आते थे, जिनके पास नहीं थी वो मजदूर वर्ग की श्रेणी में चले आते थे। तो ये जो बीच में बचे इन्हीं को मध्यम वर्ग कहा गया और इन्होंने उदारवाद की व्यवस्था का अनुसरण किया। तो पहले हम देखते हैं कि उदारवाद है क्या। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानती है। यानी उदारवाद का मतलब है कि व्यक्ति एक विवेकशील यानी अपने विचारों से काम करने के लायक है। और क्या करती है? उदारवाद कहती है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता व संपत्ति की व्यवस्था करने का अधिकार होना चाहिए, यानी वो स्वतंत्र रहे, कानून के समक्ष समान रहे, वह अपनी निजी संपत्ति भी रख सके और उसको बढ़ा सके। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं उदारवाद निजी संपत्ति, प्रजातंत्र, कानून के समक्ष समानता, आर्थिक क्षेत्र में मुक्त बाजार और राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता, प्रतियोगिता आदि को मान्यता देता है। यानी कि जहाँ प्रशासनिक क्षेत्र में प्रजातंत्र और कानून के समक्ष समानता की बात करता है, वहीं आर्थिक क्षेत्र में मुक्त बाजार की बात करता है और सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक समानता की बात करता है। अगला उदारवाद सहमत पर आधारित सरकार पर बल देता है। यानी जो सरकार हो वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, प्रतिनिधित्वात्मक सरकार हो तथा सीमित मताधिकार की बात करता है। मत का प्रयोग वही करेंगे जिनके पास धन होगा, कुछ विशेष लोगों को ही मत देने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा उदारवादियों का विचार है। देखते हैं कि उदारवादियों ने महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं दिया, महिला और बच्चों को एक ही श्रेणी में रख दिया।
उदारवादी चाहते क्या थे, एक संसदीय प्रतिनिधित्व सरकार हो, और सरकार कैसे हो, संविधान के आधार पर चलने वाली हो। यानी उदारवाद ऐसी विचारधारा है जो एक प्रतिनिधित्वात्मक सरकार की व्यवस्था चाहती है, जो कि संविधान के आधार पर शासन करे और लोगों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय और संपत्ति धारण करने का अधिकार दे। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो 2 बार 3 बार में देखिएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छी अच्छी चीज़ों को नोट करते जाइएगा। अगला है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। हम देखते हैं 1804 से 1815 तक नेपोलियन बोनापार्टा ने फ्रांस में शासन किया। अब 1815 में एक घटना घटित हुई। क्या घटना घटित हुई? 1815 में नेपोलियन की वाटरलू नामक स्थान पर पराजय के पश्चात यूरोपीय सरकारों में रूढ़िवाद की भावना पुनः पनपने लगी। तो बेल्जियम का वो स्थान है वाटरलू, जहाँ पर नेपोलियन को कई देशों ने मिलकर हरा दिया, जिसमें प्राशा था, ब्रिटेन था, रसिया था, ऑस्ट्रिया था। इन सारे लोगों ने एक संगठन बनाया और इसने मिलकर नेपोलियन को वाटरलू के मैदान में हरा दिया। हराने के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया, वहाँ पे जाके उसको 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब जब नेपोलियन हार गया, नेपोलियन ने बहुत सारे सुधार किए थे यूरोप में, जहाँ जहाँ तक उसका परिक्षेत्र था। कहा जाता है कि नेपोलियन ने जब सुधार आरंभ किए तो दुनिया के अन्य यूरोपीय देशों को लगा कि नेपोलियन तो मुक्तिदाता है, उसकी सेनाओं को भी प्रश्रय दिया जाए और नेपोलियन से अनुरोध किया जाए कि हमारी स्वतंत्रता में सहयोग दें। नेपोलियन के ही अनुसरण पे, नेपोलियन के ही निर्देशन में यूरोप के कई देशों में जैकोबिन क्लबों का निर्माण हुआ और लोग जम के जैकोबिन क्लब के सदस्य बने। लेकिन आरंभ में लोगों को लगा कि नेपोलियन मुक्तिदाता है, उसकी सेनाएं हमारे यहाँ के हमको स्वतंत्र करेंगी। लेकिन परिणाम ये हुआ कि नेपोलियन की सेनाएं जहाँ गईं, उस क्षेत्र को उसके बाद अधिग्रहित कर ली और वो नेपोलियन के शासन क्षेत्र में आ गया। अब नेपोलियन ने किया क्या कि जो क्षेत्र नेपोलियन के अंतर्गत आ गया था, नेपोलियन बोनापार्टा ने उन क्षेत्रों पे क्या किया, कर वृद्धि करना चालू किया, यानी कर बढ़ाने स्टार्ट कर दिया। यूरोप के अन्य भाग जो उसने जीत लिए। इसके अतिरिक्त सेना में जबरन भर्ती करना चालू किया। सेना में अनिवार्य रूप से जबरन ला के भर्ती करने लगे। अब जो यूरोपीय देश ये सोचते थे कि नेपोलियन हमारे लिए स्वतंत्रता का मुक्तिदाता बन के आया है, अब उनको लगने लगा कि नहीं, ये तो हमको गुलाम बनाने आया है। तो उन्होंने नेपोलियन के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा और एक संगठन बना के नेपोलियन को पराजित करने की व्यवस्था की और जाके 1815 ईस्वी में वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को पराजित होना पड़ा। तो अब देखते हैं कि जब नेपोलियन बोनापार्टा हार गया तब यूरोप की दशा कैसे हुई। तो 1815 में वाटरलू के मैदान में हारने के बाद में एक नई रूढ़िवादी भावना पुनः पनपने लगी। जो रूढ़िवादी विचारधारा नेपोलियन के आने के पूर्व थी, यानी फ्रांसीसी क्रांति के घटित होने के पूर्व जो थी, उस भावना को, उस व्यवस्था को पुनः इन लोगों ने लागू करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले देखते हैं रूढ़िवाद है क्या। रूढ़िवाद वह विचारधारा है जो राज्य व समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच की व्यवस्था, संपत्ति और परिवार को बनाए रखने की बात करती है। यानी रूढ़िवाद प्राचीन परंपराओं में संशोधन नहीं करना चाहती है। वो मानती है कि जैसी व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है वैसी ही व्यवस्था को अनवरत बनाए रखना चाहिए, उसमें संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। जब बहुत आवश्यक हो तो हल्का फुल्का संशोधन किया जाए, लेकिन प्राचीन सामंतों को, प्राचीन परंपराओं को हमेशा सम्मान दिया जाए। ऐसी व्यवस्था को रूढ़िवादी कहते हैं। अब रूढ़िवादी क्रांति से पहले के दौर में लौटना चाहते थे। रूढ़िवादी चाहते थे कि अब पूरा यूरोप 1789 के पहले जैसा था वैसा हो जाए। इसमें हुआ क्या था कि 1815 में ब्रिटेन, प्रासा, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था कि प्रतिनिधिमंडल यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिली। यूरोप के लोगों ने सोचा कि अब क्यों ना एक नई व्यवस्था बनाई जाए, जो नेपोलियन ने की इस व्यवस्था को हटा दिया जाए और नई व्यवस्था बनाई जाए। तो जितने लोग मिलके नेपोलियन को पराजित किए थे उन लोगों ने कहा कि आओ मिलकर एक मीटिंग करते हैं और यूरोप को एक नई दिशा देते हैं। तो इस मीटिंग का नाम था, मीटिंग का आयोजन वियना में किया गया था। तो 1815 में ये हुआ सम्मेलन, तो इसको वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है।
तो ये यूरोपीय देश जो नेपोलियन को पराजित किए थे, यूरोप में नई दिशा लाना चाहते थे, उन्होंने क्या किया देखते हैं। सबसे पहले तो इस वियना कांग्रेस की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। यानी हर संस्था की या सम्मेलन की कोई ना कोई अध्यक्षता करता है, तो इसकी अध्यक्षता ड्यूक मेटरनिख ने की। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था कि नेपोलियन के सुधारों को परिवर्तित किया जाए। 1804 में जो नेपोलियन कोड लाया गया उसके सुधारों को बदल दिया जाए और नई व्यवस्था लागू की जाए। इसके तहत क्या किया गया कि जो 1789 से पहले बूर्बो वंश शासन कर रहा था फ्रांस में, उसी को फिर से सत्ता दे दी गई। नेपोलियन के बाद बूर्बो वंश का शासक बन गया। फ्रांस की सीमा पर कई राज्य बनाए गए तथा फ्रांस को कई भागों में तोड़ दिया गया, क्योंकि फ्रांस पराजित हो चुका था। तो फ्रांस की इन्होंने बंदरबांट कर ली। क्या किया फ्रांस में इन्होंने? फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम सम्मिलित था। देखिए ये है फ्रांस और ये नीदरलैंड की स्थापना की गई, जो कि बेल्जियम और नीदरलैंड एक ही में सम्मिलित था। इसके जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया को इटली पर अधिकार करने का अधिकार दे दिया कि अब तुम इटली पर नियंत्रित कर सकते हो, क्योंकि फ्रांस की सेनाएं इधर यहाँ तक यूनाइटेड किंगडम पे भी पहुंच रही थी, लेकिन यूनाइटेड किंगडम को विजय नहीं कर चुकी थी, जर्मनी के कुछ भाग को, और ये सारे क्षेत्र नेपोलियन बोनापार्टा ने जीत लिए थे। तो इन क्षेत्रों पर नए सुधार के तहत फ्रांस के इन क्षेत्रों को तोड़ दिया गया। तो इटली भी आ गया था फ्रांस के अंडर में, तो इटली को ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में दे दिया गया और पोलैंड को रूस के नियंत्रण में ले लिया गया। यानी पोलैंड को बांट के रूस को दे दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांस को कई भागों में तोड़कर कमज़ोर कर दिया। लेकिन एक चीज़ किया गया, तोड़ा तो गया, लेकिन जो 39 राज्यों का एक महासंगठन बनाया था नेपोलियन ने, इस संघ को बरकरार रखा, इसको नहीं तोड़ा। पूर्व में रूस को पोलैंड का भाग दे दिया गया। रूढ़िवादी अपनी आलोचना पसंद नहीं करते थे। जो नई सरकार नेपोलियन के बाद आई, वो कभी अपनी आलोचना नहीं पसंद करती थी। उसके आलोचना करने वाले संस्थाओं, लोगों को नज़रबंद कर दिया जाता था। प्रेस, नाटक, गीतों आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। देखते हैं जोसेफ मैज़िनी था कौन। तो जोसेफ मैज़िनी जो है, यह एक इटालियन क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। ये था कौन? यह एक कार्बोनरी के एक गुप्त संस्था का सदस्य था। कार्बोनरी के एक गुप्त सदस्य था, जिसके कारण इसको लिगुरिया नामक स्थान से इसको 1831 में क्रांति फैलाने की कोशिश में से देश निकाल दिया गया था। अच्छा, देश निकाला गया तो इसकी आदत थी राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार करना। तो इसने दो गुप्त संस्थाओं की स्थापना की, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। जो यंग इटली की स्थापना इसने की वो मार्सिये में की और यंग यूरोप की बार्ने में की। मैथ्सिनी का अनुसरण करते हुए जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में ऐसी कई गुप्तचर संस्थाओं की स्थापना हुई। ये गुप्त संस्थाएं क्रांतिकारियों को सहयोग और सूचना प्रदान करती थी, जिससे कि रूढ़िवादी भावनाओं को, निरंकुश राजतंत्र को समाप्त किया जाए। ऐसी ये गुप्तचर संस्थाएं इतनी सक्रिय थीं कि रूढ़िवादी लोग मैथ्सिनी से भय खाते थे, यानी मैथ्सिनी को डरते थे। अब देखते हैं मैथ्सिनी ने काम क्या किया। तो इसने क्रांति का नेतृत्व किया और देखते हैं 1830 से 1848 तक एक बृहद स्तर पर क्रांति हुई यूरोप में और नई जागृति आई। क्रांति का कारण क्या था कि जब रूढ़िवादी और निरंकुश शक्तियों ने अपनी शक्ति को और ठोस बनाने का प्रयास किया, हुआ क्या 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्टा की पराजय हो गई तो फिर से रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित हो गई। तो रूढ़िवादियों ने सोचा कि ऐसा ना हो कि फिर से क्रांतिकारी उदारवादी का प्रभाव आ जाए, तो इन पे ये पकड़ बनाना चालू किए और उदारवादी राष्ट्रवादियों का दमन चालू किया। लेकिन हुआ क्या, उदारवादी राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में पोलैंड, आयरलैंड, जर्मनी और ऑटोमन साम्राज्य और इटली जैसे देशों में क्रांति की दिशा में प्रयास शुरू हो गए। कुछ देश तो पहले ही क्रांति कर रहे थे, अब इन देशों में भी क्रांतिकारियों ने क्रांति आरंभ कर दी। क्रांति में कौन कौन शामिल थे? तो क्रांति में क्लर्क, प्रोफेसर, व्यापारी, अध्यापक आदि सम्मिलित थे। कारण था ये वो मध्यम वर्ग थे जिनका अभी अभी अभ्युदय हुआ था औद्योगिक क्रांति और तकनीकी विकास के कारण। तो इन लोगों ने मिलकर नई व्यवस्था बनाने का प्रयास किया और फ्रांस में पहला विद्रोह 1830 में हुआ। इस विद्रोह के तहत घटना क्या घटी कि जो बूर्बो वंश पहले से ही
शासन कर रहा था फ्रांस में, उसकी सत्ता को उखाड़ फेंका गया और एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी। अभी तक संविधान वो होता था जो राजा कहता था, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था स्थापित की गई जो राजा संविधान के अनुसार काम करेगा, यानी संविधान को मानने के लिए राजा विवश होगा। तो इस प्रकार से लुई फिलिप को संवैधानिक राजतंत्र का दायित्व दिया गया सर्वप्रथम। मेटरनिख ने एक बार कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मतलब ये था कि फ्रांस में होने वाली कोई भी घटना यूरोप पर बृहद स्तर पर प्रभाव डालती थी। 1821 में यूनानियों ने आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ किया। देखिए, यूनान और ग्रीस जो है ये तुर्की का उपनिवेश बन गया था। तो इन लोगों ने, इनकी ऐतिहासिक उपज बड़ी अच्छी थी, गौरवगाथा थी इनकी ऐतिहासिक। तो इन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, क्योंकि इसी दौर में क्रांतियाँ चल रही हैं और यूरोप में नई जागृति आ रही, क्योंकि पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, रिनेंसा जैसी घटनाओं ने एक नई जागृति फैला दी, जिससे आज़ादी का बिगुल यूरोप में बज गया। और आज़ादी के लिए ये किया जाने वाला क्रांतिकारी आंदोलन इतना बृहद था कि तुर्की को झुकना पड़ा और 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत ग्रीस यानी यूनान को आज़ाद करना पड़ा। यूनान जब आज़ाद हुआ तब कलाकारों और कवियों ने कहा कि यूनान तो यूरोपीय सभ्यता का पालना है। आगे देखते हैं कि 1848 में विभिन्न यूरोपीय देशों में क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। ये क्रांति पूरे यूरोप में फैल रही थी और क्रांति का उद्देश्य था कि राजतंत्र को, रूढ़िवादी व्यवस्था को समाप्त करके और गणतंत्र की स्थापना की जाए। तो इन क्रांतियों ने गणतंत्र की स्थापना की और गणतंत्र के बाद जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। गणतंत्र ऐसा होगा जिसमें सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार होगा, लेकिन महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। उदारवादी सीमित मतदान की बात करते हैं। उदारवादियों ने अन्य जगहों पर जहां अभी गणतंत्र स्थापित नहीं हुआ था, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, वहां पर भी राष्ट्र निर्माण को आगे बढ़ाया। जैसे कहा गया कि फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस के क्रांतिकारियों ने दुनिया को बताया, पूरे यूरोप को, कि हमारा ये उद्देश्य है कि यूरोप के बाकी क्षेत्रों को भी आज़ाद कराया जाए और वहाँ पर गणतंत्र, लोकतंत्र जैसी व्यवस्था की स्थापना की जाए। उसी प्रकार ये उदारवादी क्रांतिकारियों ने भी अपना लक्ष्य बनाया। आगे देखते हैं, इनका जो राष्ट्र राज था वो आधारित किस पर था? संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। इनका विचार था गणतंत्र जब बनेगा तो संविधान के अनुसार चलेगा, बोलने की आपको आज़ादी रहेगी, कोई भी आप संगठन बनाएंगे और जो राजनीतिक व्यवस्था है वो संसदीय शासन प्रणाली के तहत होगी। क्रांति ने इतना प्रभाव डाला तत्कालीन रूप में कि हैब्सबर्ग अधिकार क्षेत्र में आने वाले रूस में बंधुआ मजदूरी व भूदासत्व प्रथा तुरंत समाप्त कर दी गई और हंगरी के लोगों को भी कुछ अधिक आज़ादी दे दी गई। यानी क्रांति का यूरोप में बृहद स्तर पर प्रभाव पड़ा। अच्छा, जो ये नया राष्ट्र निर्माण हो रहा था उदारवादियों के द्वारा, शिक्षित मध्यम वर्ग के द्वारा और नए नए राष्ट्रवादियों के द्वारा, इनमें केवल क्रांति ही नहीं मुख्य योगदान दे रही थी, कला और कल्पना और भावना भी मुख्य योगदान दे रही थी। तो हम देखते हैं रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना ने कैसे राष्ट्रवाद के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्र निर्माण में संस्कृत ने भी अहम भूमिका निभाई। ये इसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर। यानी सॉफ्ट पावर लड़ता नहीं, लेकिन अपना प्रभाव किसी ना किसी प्रकार से छोड़ देता है। देखते हैं रूमानीवाद क्या है। यह एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों ने तर्क वितर्क और विज्ञान की आलोचना की और उनकी जगह पे रहस्यवादी भावनाओं, अंतर्दृष्टि और भावनाओं पर जोर दिया। रूमानीवाद कहता है कि तर्क वितर्क और विज्ञान प्रमुख नहीं है, बल्कि प्रमुख है अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावना। और इस प्रकार इन्होंने कलाकारों को संरक्षण देने की बात की। यूरोप में कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं का निर्माण करने में सहयोग किया। जैसे जर्मनी में कवियों ने कहानीकारों ने कहानियाँ लिखी, कवियों ने काव्य लिखे, कलाकारों ने पेंटिंग बनाई। इससे एक राष्ट्रीय भावना का उद्भव हुआ और ये राष्ट्रवादी भावना पूरे देश में व्याप्त हो गई। इसने एक काम किया कि साझा संस्कृत और सामूहिक विरासत की अनुभूति को राष्ट्र का आधार माना। जैसे ग्रीस का मैंने कहा कि यूनान प्राचीन काल में भी समृद्ध था और
कवियों ने यूनान को यूरोप का पालना कहा था। तो इनकी जो सामूहिक विरासत और साझा संस्कृति थी, इनको राष्ट्र निर्माण के लिए एक करने में सहयोग की। स्थानीय भाषा, लोक बोली, साहित्य को प्रोत्साहित किया गया, जिसे पोलैंड और जर्मनी में इस व्यवस्था का उपयोग किया गया कि स्थानीय भाषा को प्रोत्साहित करना, स्थानीय भाषा के लोगों को एक करने का प्रयास किया गया। रूमानीवाद के संदर्भ में जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक योहान गाटपिड का नाम उल्लेखनीय है, यानी रूमानीवाद आंदोलन में योहान गाटपिड सबसे उल्लेखनीय व्यक्ति माने जाते हैं। जर्मनी का एकीकरण, हम देखते हैं कि जर्मनी के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। पहले तो जर्मनी के पड़ोसी राज्य इधर है पोलैंड, इधर है हैब्सबर्ग साम्राज्य, ये है बर्लिन, इधर है डेनमार्क यानी उत्तर में डेनमार्क है, दक्षिण पश्चिम में फ्रांस है, दक्षिण में स्विट्ज़रलैंड है और दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रिया है और केजेथ रिपब्लिक है पूर्व में, और इधर पोलैंड है। तो आप कैसे देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण प्रारंभ हुआ और जर्मनी के एकीकरण की दशाएं क्या थीं। 18वीं सदी के अंत में जर्मनी 300 रियासतों में लगभग बटा हुआ था। पूरा यूरोप लगभग 850 रियासतों में था, लगभग 850 देशों में, लेकिन जो जर्मनी आज हम कह सकते हैं वो लगभग 300 रियासतों में बटा था। नेपोलियन ने इन्हें जीतकर एक देश जर्मनी के रूप में संगठित किया। 19वीं शताब्दी के आरंभ में जर्मनी एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र थी, क्योंकि यह राष्ट्र राज्य का दर्जा नहीं प्रदान कर सका था। भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से जर्मनी 3 भागों में बटा था। 3 भाग कौन कौन से थे? ये उत्तरी भाग इसका था, इसमें प्राशा, सैक्सनी, हनोवर और फ्रैंकफर्ट शामिल थे। मध्य भाग को राइनलैंड कहा जाता था और दक्षिणी भाग में बवेरिया, बुटेनबर्ग, बारेन और प्लेटिनेट शामिल थे। इन राज्यों में प्राशा सबसे महत्वपूर्ण था, इसने जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किया। जैसे मैंने इटली में पढ़ाया तो सार्डिनिया पिडमैंट ने नेतृत्व किया, यहाँ पर प्राशा ने नेतृत्व किया। जर्मनी के तीनों भाग रोमन साम्राज्य के प्रति उत्तरदायी थे, यानी किसके अधीन थे? रोमन साम्राज्य के अधीन थे। ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड जर्मनी के एकीकरण के विरोधी थे। ऑस्ट्रिया का शासक मेटरनिख तो जर्मनी के एकीकरण के बिल्कुल ही विरोध में था और इंग्लैंड जर्मनी के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने के कारण वो भी सोच रहा था कि जर्मनी का एकीकरण ना हो। लेकिन हुआ क्या? 1848 की क्रांति के द्वारा जर्मनी के एकीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ। अब जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं क्या थी हम देखते हैं। तो ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। ऑस्ट्रिया कभी नहीं सोचता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, क्योंकि वियना कांग्रेस के निर्णय के अनुसार 39 राज्यों के संघ का नेतृत्व ऑस्ट्रिया को सौंपा गया था। ऑस्ट्रिया का शासक मेटरनिख एकीकरण प्रजातंत्र उदारवाद का विरोधी था। वो उदारवादियों का दमन करना चाहता था, बहुत बुरी तरह से दमन करता था। अगला देखते हैं, इंग्लैंड बाधक तत्व है। क्यों? क्योंकि इसने उत्तरी जर्मनी के हनोवर प्रांत पर अपना वर्चस्व बना रखा था। तो वो सोचता था कि ये वर्चस्व बना रहे, जैसे जर्मनी का एकीकरण होगा तैसे हमारा वर्चस्व इससे ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो भी अपने वर्चस्व को कायम रखना चाहता था। नेक्स्ट है पोप का प्रभाव। पोप ईसाई साम्राज्य का प्रमुख था, यहाँ तक कि रोमन राष्ट्र भी पोप के अधीन कार्य करते थे। रोमन साम्राज्य का शासक भी पोप के सामने नतमस्तक होता था, इसलिए किसी भी उदारवादी व्यवस्था को स्वीकार करना नहीं चाहता था पोप। तो ये तो कारण थे, जैसे पोप का प्रभाव, इंग्लैंड का बाधक, ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण हैं जर्मनी के एकीकरण में, ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व। लेकिन अब देखते हैं सहायक तत्व क्या है। इसी समय औद्योगिक क्रांति भी हुई और पुनर्जागरण भी इससे कुछ दिन पहले हुआ। तो उसने क्या किया, एक बौद्धिक आंदोलन को जन्म दिया जो कि इसके एकीकरण में सहायक हुआ। ये बौद्धिक आंदोलन क्या था? इस आंदोलन के दौरान एक वर्सेनशैफ्ट नामक संगठन बना था, जिसकी स्थापना 1815 में जेना विश्वविद्यालय जर्मनी में हुआ था। इसका उद्देश्य जर्मनी का एकीकरण करना था। जेना विश्वविद्यालय में इस संस्था की स्थापना हुई और इसका उद्देश्य जर्मनी का एकीकरण था। दूसरा क्या था? औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप उद्योगपतियों और पूंजीपतियों का प्रभाव भी बढ़ा। जर्मनी का पूंजीपति वर्ग व्यापार की प्रगति के लिए जर्मनी को एक संगठित राष्ट्र बनाना चाहते थे, इसलिए प्रशा के सहयोग द्वारा इसे सफल बनाने का प्रयास करने लगी। प्रशा को धन से और जन से पूंजीपतियों और उद्योगपतियों ने सहायता की थी कि जर्मनी का एकीकरण हो, क्योंकि एक चुंगी संघ का निर्माण भी किया गया था इसी के तहत, और जिससे तमाम चुंगियाँ जर्मनी में लगती थी, छोटे छोटे राज्य थे, उनको समाप्त करके एक टैक्स की व्यवस्था की गई थी। तो इसलिए लोगों में एकता की भावना का श्रीगणेश तो हो ही गया था। जैसे चुंगी हटा दी गई, मुद्रा व्यवस्था जैसे 30 मुद्राएं चल रही थी 2 कर दी गई,
कुछ नेपोलियन के सुधारों ने जर्मनी में एकीकरण की दिशा में काम किया। और अगला देखते हैं, तो प्रासा आगे बढ़ रहा था और उसका सहयोग उद्योगपति और पूंजीपति कर रहे थे ताकि अगर एकीकरण हो जाएगा तो व्यापार में सुविधा होगी। फ्रैंकफर्ट सम्मेलन, फ्रैंकफर्ट सम्मेलन के बारे में कहा जाता है कि कुछ उदारवादियों ने 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल चर्च में 831 निर्वाचित लोगों की संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। जुलूस निकाल के पहुँचे और स्थान ग्रहण किया। उनका उद्देश्य क्या था कि राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को राजा बनाया जाए संयुक्त जर्मनी का, और वो राजा संविधान के अधीन काम करे। किंतु राजा ने मना कर दिया, क्योंकि राजा चाहता था कि हम किसी के अधीन काम ना करें, हम निरंकुश रहें। इसलिए जब राजा ने निरादर कर दिया और मना कर दिया संयुक्त जर्मनी का शासक बनने के लिए और संविधान के अधीन होने के लिए, तो संसद भंग कर दी गई। यानी जो 831 निर्वाचित प्रतिनिधि आए उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। और लेकिन उदारवादियों ने अपने उद्देश्य प्राप्त करने हेतु अपने आप को संगठित कर लिया। उदारवादी चाहते थे कि अब एक ऐसा शासक हो कि जो संविधान के अधीन रहे और संविधान जनता द्वारा बनाया जाए। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मध्य यूरोप में स्वतंत्र राज्यों प्रासा, बवेरिया, सैक्सन आदि को आपस में मिलाकर 1871 में एक राष्ट्र राज्य जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया गया। इसे ही जर्मनी का एकीकरण कहा जाता है। क्रांतियों के परिणामस्वरूप जर्मनी के मध्यवर्गीय नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। जैसे नेपोलियन ने तो बहुत महत्वपूर्ण काम कर दिया था राष्ट्रवाद की भावना के विकास में, लेकिन जो 1830 की क्रांति हुई, 1848 की क्रांति हुई, वियना कॉन्फ्रेंस ने जो दम तोड़े, यूरोप को तोड़ा, उसके बाद फ्रैंकफर्ट की संसद में जो रूढ़िवादियों को दबाया गया, कुचला गया, उससे एक राष्ट्रवादी भावना पनप कर आई लोगों के मन में। तो 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। रूढ़िवादियों ने फ्रैंकफर्ट संसद का बहिष्कार करके उदारवादियों और क्रांतिकारियों का दमन करना आरंभ कर दिया। प्रशा ने एकीकरण का नेतृत्व किया था। ऑटोवान बिस्मार्क, जो कि प्रशा का मुख्यमंत्री था, को इस प्रक्रिया का जनक कहा जाता है। बिस्मार्क ने क्या किया कि लौह और रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए सेना, नौकरशाही तथा पूंजीपतियों की सहायता प्राप्त की जर्मनी के एकीकरण के लिए। पूरी सेना उसके साथ थी, उसके साथ नौकरशाही थी, और उसने पूंजीपतियों से धन का संग्रह करके और ये काम प्रारंभ कर दिया। इसके तहत उसने क्या किया कि शुरुआत के 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रासा को विजय मिली और इस प्रकार एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में एक समारोह में प्रासा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का राजा घोषित किया गया, जनवरी 1871 में। और 18 जनवरी 1871 को वर्साय के शीश महल में जर्मन राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री ऑटोवान बिस्मार्क ने जर्मन सम्राट काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नवीन जर्मन साम्राज्य निर्माण की घोषणा कर दी। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर खास ध्यान दिया। मताधिकार के मामले में प्रासा के कानून ही अधिकार के मामले में प्रासा के कानून ही जर्मनी के लिए आदर्श का काम करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिस्मार्क ने अपनी लौह और रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस को पराजित किया। उसने अपनी कूटनीतिक योग्यता से ऑस्ट्रिया और फ्रांस को मित्रहीन और एकाकी बना दिया था और उन्हें पराजित करके जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूर्ण किया। हर्नसा एक व्यक्ति है, वो कहता है विद्वान कि जो कार्य वाद विवाद द्वारा नहीं हो सकता था उसे बिस्मार्क ने अपने लौह और रक्त की नीति से पूरा कर दिया, यानी तलवार के बल पर एकीकरण का कार्य पूरा कर दिया। इटली का एकीकरण, इटली के एकीकरण से पहले देखते हैं कि इटली कितने छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित था। जैसे पहले जब भारत आज़ाद हुआ तब लगभग 562 रियासतों में विभाजित था, वैसे इटलीकरण अपने एकीकरण से पहले कई भागों में बटा हुआ था। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ किंगडम ऑफ लोम्बार्डी है, यहाँ है क्रूशिया, उसके बाद हम नीचे देखते हैं तो सार्डिनिया है, सार्डिनिया पिटमैंड है, इधर रोमन एम्पायर था और इधर बैजेंटाइन एम्पायर हुआ करता था। तो इटली पुनर्जागरण का केंद्र तो था, लेकिन ये कई छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित था। इनका एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व नहीं था। तो राष्ट्र के रूप में इनका अस्तित्व कैसे आया, इनका एकीकरण कैसे हुआ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे हुआ इटली का एकीकरण।
तो यूरोप में पुनर्जागरण के उपरांत औद्योगिक क्रांति हुई। सब लोग जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति और पुनर्जागरण ये दोनों लगभग आसपास ही घटनाएं घटित हुई हैं। औद्योगिक क्रांति के समय यूरोप लगभग 850 छोटे छोटे देशों में विभाजित था, यानी छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था। फ्रांस के नेपोलियन ने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक सीमित राष्ट्र का निर्माण किया। जैसे तत्कालीन समय में फ्रांस ने करीब 300 रियासतों को मिलाकर एक जर्मन संघ का निर्माण किया था। 39 राज्यों की एक जर्मन संघ का 39 राज्यों की एक जर्मन संघ का निर्माण किया था। तो कुछ तो नेपोलियन ने अपने विजयों के द्वारा कुछ लोगों को एकीकृत किया था, और कुछ जो क्षेत्र थे वो नेपोलियन के डर से आपस में संगठित होने लगे ताकि आसानी से उन्हें कोई जीत ना सके। नेपोलियन के भय ने, जहाँ कुछ नेपोलियन के तलवार ने, उसके सैनिकों ने एकीकरण में मदद की, वहीं कुछ लोग नेपोलियन के भय से आपस में एक होने लगे। इसीलिए नेपोलियन को एकीकरण का जनक कहा जाता है। यूरोप में एकीकरण का जनक नेपोलियन को ही कहा जाता है। इटली आरंभ में हम देखते हैं 13 टुकड़ों में बटा था, लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य में 7 राज्यों में विभाजित था। क्यों? हम देखते हैं कि जब वियना कॉन्फ्रेंस हुई 1815 में, तो हुआ क्या था कि 1815 में नेपोलियन को हरा के और उसको सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया। वाटरलू के मैदान में वो पराजित हुआ और सेंट हेलेना भेज दिया गया, और फिर से रूढ़िवादी व्यवस्थाएं लागू कर दी गई। तो नेपोलियन ने जो व्यवस्था लागू की थी, जो क्षेत्र जीते थे उसके क्षेत्रों को विखंडित कर दिया गया, आपस में इधर उधर सबने बांट लिया, और इटली को इसके तहत तोड़ दिया गया। तो इटली को कैसे कैसे तोड़ा गया? तो सार्डिनिया पिडमेंट जो था, यही एकमात्र इटावली राज्य घराने का शासन था। 3 भागों में तत्कालीन समय में इटली विभक्त था। इसका उत्तरी जो भाग था ये ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग साम्राज्य के अधीन कर दिया गया था तोड़ के, यानी जो मुख्यतः इटली था, इटली का घराना था, वो सार्डिनिया पिडमेंट का घराना था। बाकी पूरे इटली पर अलग अलग देशों के लोग शासन करते थे। उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अधीन था। मध्य क्षेत्र में पोप के अधीन था। जो इटली का मध्य क्षेत्र था वो पोप के अधीन था। दक्षिणी क्षेत्र जो था वो स्पेन के बूर्बो राजाओं के अधीन था। इस प्रकार हम देखते हैं सार्डिनिया पिडमेंट इसमें सबसे शक्तिशाली था। इसने ही एकीकरण की पहल की, क्योंकि जो इटली का वास्तविक राजवंश था वो सार्डिनिया पिडमेंट था। तो उसने सोचा कि इन बाहरी लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाए, क्योंकि 1815 में जबरन नेपोलियन की पराजय के बाद वियना कॉन्फ्रेंस के तहत इटली को तोड़ दिया गया था ताकि ये कमज़ोर हो जाए। लेकिन सार्डिनिया पिडमेंट ने ऐसा सोचा कि हम लोग फिर से एक होंगे और इनको बाहर निकाला जाएगा, तो उसने एकीकरण का नेतृत्व किया। लेकिन जो ऑस्ट्रिया था वो एकीकरण का विरोधी था। लेकिन हुआ क्या कि पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुई थी, तो इसका प्रभाव इटली और यूरोप पूरे देशों में पड़ा। लेकिन हम देखते हैं कि एकीकरण की दिशा में सबसे पहले बाधा क्या थी। इटली की एकीकरण में क्या बाधा थी? तो इटली में शिक्षा, अशिक्षा और गरीबी व्याप्त थी। यानी हम देखते हैं कि जैसे भारत कृषि प्रधान देश है, वैसे यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। इटली एक कृषि प्रधान देश था, वहाँ अशिक्षा थी। पुनर्जागरण के द्वारा कुछ शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन गरीबी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि ये 2 साम्राज्यों के केंद्र में पड़ता था। जहाँ इसके पूर्व में बैजेंटाइन साम्राज्य था, वहीं इसके पश्चिम में रोमन साम्राज्य था। यहाँ एक और जो घटना थी कि इसको छोटे छोटे राजाओं एवं सामंतों में बांट दिया गया था, तो ये एकीकरण के विरोधी थे, क्योंकि एकीकरण से उदारवाद आ जाता, और उदारवादी शासन राजा, सामंत, इन लोगों की व्यवस्था को नकारते हैं। और था लोम्बार्डी और वेनेसिया ऑस्ट्रिया के अधीन कर दिया गया था वियना कॉन्फ्रेंस के तहत 1815 में, तो उसको भी छुड़ाना था सार्डिनिया को। इसके अतिरिक्त पोप को अपने अधिकार के हनन का डर था, इसलिए पोप भी इसका विरोध कर रहा था। पोप सोच रहा था कि अगर इसका एकीकरण हो जाएगा तो एक राजा होगा, हो सकता है वो हमारी इज्जत ना करे। मेटरनिख ने इटली को मात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति माना, यानी इटली को राष्ट्र नहीं मानता था, भौगोलिक अभिव्यक्ति मानता था। अब इटली के एकीकरण में जो सकारात्मक पक्ष थे वो क्या थे कि इटली का एकीकरण में सहायक थे। सारी इटली में एक भाषा बोली जाती थी, एक लिपि का प्रयोग था, और एक कैथोलिक धर्म का, यानी ईसाइयों का कैथोलिक धर्म पूरी इटली में प्रभावित था। मानववाद का प्रभाव था, क्योंकि पुनर्जागरण हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो मानववाद का प्रभाव उसमें व्याप्त था। इसके अतिरिक्त इसी समय हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति हुई थी कुछ दिन पहले, और फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति का काफ़ी प्रभाव इटली पर पड़ा था। और इसी वक्त 3 जो प्रतिभाशाली व्यक्ति निकल कर आए, उसमें थे मैजनी,
गैरिबाल्डी और काउंट काबूर जैसे नेता क्रांतिकारियों का प्रभाव और योगदान था। इन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो गैरिबाल्डी कौन था पहले देखते हैं। इसने लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। इसे इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता था। इसका कथन था कि जो बाधक बने उसे काट दो, यानी एकीकरण के रास्ते में जो भी बाधक बने, जो भी नियंत्रण करने का प्रयास करे, उसको युद्ध के द्वारा हराकर उसको आपस में मिला लिया जाए। वहीं जोसेफ मेज़नी था, इसे इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है। इसने कहा समाज में अगर क्रांति लाना है तो शासन का नेतृत्व युवाओं के हाथों में सौंप दो। ये युवाओं को बड़ा प्रोत्साहित करता था। यह एक गुप्त संस्था कार्बोनरी का सदस्य था। पिछले चैप्टर में मैंने मैथ्सनी के बारे में पूरा एक लेसन ही पढ़ाया है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। इसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक गुप्त संस्था की स्थापना की। यह गणतंत्रवादी था और मैथ्सनी एक और लिए प्रसिद्ध था क्योंकि मैथ्सनी को देख के रूढ़वादी बहुत डरते थे, क्योंकि यह रूढ़वादियों के विरुद्ध संघर्ष करता था और स्वयं उदारवादी और गणतंत्र की व्यवस्था करना चाहता था। तीसरा व्यक्ति जो था इटली के एकीकरण के लिए सहायक, वो था काउंट दी काबूर। यह प्रखर बुद्धि का था। काबूर ने क्या किया कि इटली की समस्या को वैश्विक समस्या बना दिया, इसलिए किसी ने इटली के मामले में हस्तक्षेप करना मुनासिब नहीं समझा। ठीक, तो ये 3 व्यक्ति थे और इटली में समस्या क्या थी और उसके सकारात्मक पक्ष क्या थे एकीकरण के, हमने देख लिए। तो अब एकीकरण का चरण देखते हैं कि कैसे किन किन चरणों में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो प्रथम चरण में क्या किया, काउंट काबूर ने फ्रांस की सहायता से एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। फ्रांस में इस समय शासक था नेपोलियन तृतीय। तो नेपोलियन तृतीय ने काउंट काबूर की सहायता की। विक्टर इमैनुअल जो सार्डिनिया पिडमैंट का शासक था, एकीकरण का नेतृत्व संभाला। इसी समय अप्रैल 1859 में ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया पर आक्रमण कर दिया। ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया पर आक्रमण नहीं करना चाहा था, बल्कि ऑस्ट्रिया के शासक ने ऐसा कुछ कर दिया कि सार्डिनिया के शासक ने ऐसा कुछ कर दिया कि ऑस्ट्रिया को अटैक करना पड़ा और इसी वक्त सार्डिनिया को मौका मिल गया। तो सार्डिनिया ने क्या किया कि फ्रांस की सहायता से सार्डिनिया पिडमॉन्ट ने ऑस्ट्रिया को पराजित करके कुछ क्षेत्रों को जीत लिया, यानी ऑस्ट्रिया हरा दिया गया। पहले चरण में ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई और उसको मिला लिया गया। दूसरे चरण के अंतर्गत फ्रांस की सहायता से हैप्सबर्ग के अधीन क्षेत्र को जनमत संग्रह द्वारा इटली में विलय कर लिया गया, क्योंकि कुछ क्षेत्र हैप्सबर्ग साम्राज्य को दे दिए गए थे वियना कॉन्फ्रेंस में। उसको जब फ्रांस की सहायता ने हमने हमला किया तो वहाँ का शासक ढीला पड़ गया और वहाँ पे हमने जनमत संग्रह करा लिया। जनमत संग्रह में ही इटली में उसने विलय करने का निश्चय कर लिया और इस तरीके से हम देखते हैं कि हैप्सबर्ग भी इटली में विलय हो गया। तीसरा चरण देखते हैं। इस चरण में गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती सेना की सहायता से सिसिली और नेपल्स को जीत लिया। काबूर ने अपने कूटनीति का भी प्रयोग किया, जिससे पोप कमज़ोर हो गया और सिसिली और नेपल्स जो कि पोप के अधीन थे वो जीतने में आसानी हो गई। अगला है चतुर्थ चरण। इस चरण में इमैनुअल ने वेनेशिया पर आक्रमण करके उसे पिडमॉन्ट सार्डिनिया में मिला लिया। और सबसे लास्ट जो अंतिम चरण है वो है सेडान का युद्ध। इस समय हो रहा था 5वें चरण में सेडान का युद्ध चल रहा था और फ्रांस और प्रासा के बीच में ये चल रहा था। इसी बीच फ्रांस की सेना यानी नेपोलियन की सेना ने अपनी वापसी कर ली और वो रोम छोड़कर चले गए। इसका अवसर उठाकर इटली की सेनापति कैडोनी ने 20 सितंबर 1870 में रोम पर अधिकार कर लिया। जैसे फ्रांस की सेनाएं रोम से हटी, फ्रांस और प्रसा में युद्ध हो रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया भी चल रही है। तो दोनों के एकीकरण में फ्रांस और प्रसा दुश्मन हैं। तो जैसे फ्रांस ने अपने दूसरे बॉर्डर पर सेनाएं भेजी और रोम से सेनाएं बुला ली, अवसर पाकर यहाँ पर अटैक कर दिया गया और रोम पर अधिकार कर लिया। इमैनुअल तुरंत वो रोम गया और रोम क्योंकि पोप के अधीन था, एक धार्मिक क्षेत्र था, तो उसने क्या किया कि रोम में जनमत संग्रह कराया और जनमत संग्रह में विक्टर इमैनुअल को 40,000 मत मिले और पोप को मात्र 46 मत मिले। इस तरीके से कि जनमत संग्रह के माध्यम से हमने इटली में मिला लिया रोम को। अतः रोम को इटली में मिलाकर संयुक्त इटली की राजधानी, जब रोम इटली में मिल गया तो इटली की राजधानी रोम को बना दिया गया। आगे है, इमैनुअल ने घोषित किया कि हमारी राष्ट्रीय एकता पूर्ण हुई, अब हमारा कार्य राष्ट्र को महान बनाना है। इस तरह हम देखते हैं कि इटली का एकीकरण 1870 में पूरा हुआ। ब्रिटेन की अजीब दास्तां। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन है क्या। तो ये देखते हैं कि ब्रिटेन जो है
वो एक द्वीप समूह है जिसको हम साधारणतया ब्रिटेन कहते हैं या ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। वो एक देश ना होकर एक द्वीप समूह है। और ये द्वीप समूह कहाँ है? ये यूरोप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ये यूरोप दिख रहा है, ये यूरोप के उत्तर पश्चिम भाग में एक द्वीप समूह है जो अटलांटिक ओशन में स्थित है और इसके दक्षिण में फ्रेंच लगता है यानी फ्रांस। तो हम देखते हैं कि जो यूनाइटेड किंगडम है या ग्रेट ब्रिटेन है, ये 4 देशों से मिलकर बना है। और कैसे कैसे ये मिला है, तो 4 देश जो इसमें है पहले हम देख लेते हैं। इंग्लैंड, उसके बाद वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड से मिलकर ये बना है, यानी 4 देशों से मिलकर बना है यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम मैप में कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। यानी ये जो नीले वाला भाग है ये स्कॉटलैंड है, जो ये हरे वाला भाग है ये उत्तरी आयरलैंड है, पीला वाला भाग वेल्स है और रेड वाला भाग इंग्लैंड है। तो देखते हैं ब्रिटेन क्या है। ग्रेट ब्रिटेन अथवा ब्रिटेन यूरोप में स्थित एक द्वीप है। यह द्वीप यूनाइटेड किंगडम देश का सबसे बड़ा हिस्सा है। ग्रेट ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक बृहद द्वीप यानी बहुत बड़ा द्वीप है, जिसमें स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड सम्मिलित हैं। 1282 ईस्वी में इंग्लैंड ने वेल्स पर विजय हासिल कर ली। मैंने वेल्स का मैप दिखाया कि इंग्लैंड की किधर है, तो इंग्लैंड के लगभग दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 1707 में स्कॉटलैंड की संसद के समझौता स्वरूप इंग्लैंड में मिला लिया गया। यानी स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड के ऊपर यानी उत्तर में स्थित है, उसको 1707 में एक समझौते के द्वारा इंग्लैंड में विलय कर लिया गया। 1707 में इस समझौते के उपरांत इसका नाम ग्रेट ब्रिटेन पड़ा। यानी ग्रेट ब्रिटेन मतलब महान ब्रिटेन, ये क्योंकि इसका क्षेत्र विस्तार हो गया था। ये ग्रेट ब्रिटेन जो शब्द है ये प्राचीन रोमन ब्रिटेनिया मेजर शब्द से लिया गया है। अब ग्रेट ब्रिटेन में सम्मिलित कौन कौन हुए? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड या आयरिश की अपनी अपनी संस्कृत और राजनीतिक परंपराएं थी, लेकिन ये सब लोग सम्मिलित होकर एक यूनाइटेड किंगडम का निर्माण किए। देखिए कैसे ये सम्मिलित हुए, प्रेम से नहीं सम्मिलित हुए। सम्मिलित कैसे हुए? जैसे जैसे इंग्लैंड की धन दौलत और सत्ता में बढ़ोतरी होती गई, वह द्वीप समूह के अन्य देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगा। जो 4 देश मैंने बताया उसमें सबसे ताकतवर था इंग्लैंड। इंग्लैंड दुनिया में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप एक विकसित देश के रूप में उभर कर आया और उसने अपने पड़ोसी देशों को अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया और वो सफल भी हुआ। एक इंग्लैंड में क्रांति घटित हुई जिसको हम रक्तहीन क्रांति कहते हैं, यानी ऐसी क्रांति जिसमें रक्त नहीं हुई और परिवर्तन हो गया, वो घटी 1688 ईस्वी में। इसके तहत क्या हुआ कि इंग्लैंड की संसद ने राज्य सत्ता से शक्ति छीन ली, यानी राजा से शक्ति छीन के संसद में स्थापित हो गई। इसको रक्तहीन क्रांति कहते हैं। इंग्लैंड की संसद द्वारा राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। इसके केंद्र में इंग्लैंड था, यानी जो ब्रिटेन की संसद थी उसके द्वारा राष्ट्र राज्य का निर्माण था और इंग्लैंड इसके केंद्र में था। बाकी सब परिधि में थे, जैसे वेल्स है, उत्तरी आयरलैंड है और स्कॉटलैंड। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। मैंने बताया ना 1707 में एक समझौता हुआ। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर अपना प्रभाव जमाया। ब्रिटिश संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा बना रहा। कारण था ब्रिटिश संसद जो थी उसमें 4 देशों का प्रभुत्व होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, इंग्लैंड धनी था। इंग्लैंड के धनी होने के कारण ब्रिटेन में इंग्लैंड का ही वर्चस्व था, बल्कि स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड का उसमें कोई दबदबा नहीं था। ये जबरन इनको दबाया गया था। यहाँ तक कि स्कॉटिश जो स्कॉटलैंड के थे ये अपनी भाषा जो गेलिक बोलते थे और अपनी वेशभूषा धारण नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस पर इंग्लैंड के लोगों ने पाबंदी लगा दी थी। क्योंकि इंग्लैंड चाहता था कि इंग्लैंड ने सभी राज्यों पर अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म को थोप दिया। इंग्लैंड चाहता था कि यूके में मेरा वर्चस्व चले और मेरी भाषा, संस्कृति और सभ्यता, राजनीति एकीकरण की व्यवस्था लागू हो, मेरे अतिरिक्त कोई सर्वोच्च ना हो। आयरलैंड क्या था? आयरलैंड 2 धार्मिक समूहों में विभक्त था, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। तो हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन के लोग हैं वो अधिकतर प्रोटेस्टेंट हैं। तो इंग्लैंड ने क्या किया कि प्रोटेस्टेंटों को बढ़ावा देकर और कैथोलिकों को दबाना चालू किया। इस प्रकार देखते हैं कि आयरलैंड में एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आई। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूके ने मिला लिया अपने अंदर। कारण क्या था कि उसने वहाँ पर झगड़ा लगा दिया 2 कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों में। एक को उसने बढ़ावा दिया, दूसरे का दमन किया और इस प्रकार अपनी सेना के माध्यम से आयरलैंड को भी 1801 में मिलाकर
और पूर्ण कर दिया क्या, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण हुआ, इस पर इंग्लैंड का वर्चस्व बना रहा। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रिटेन का झंडा, ब्रिटेन के झंडे का नाम यूनियन जैक है, और राष्ट्रगान गॉड सेव आवर नोबेल किंग को सम्मान दिया गया। देखिए, राष्ट्र की दृश्य संकल्पना के अंतर्गत हम देखते हैं कि 18वीं-19वीं शताब्दी के कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीयकरण करना आरंभ कर दिया। और मानवीयकरण कैसे किया? उन्होंने राष्ट्र को एक नारी मूर्ति के रूप में एक रूपक बना दिया, नारी मूर्ति के रूप में राष्ट्र को चिन्हित किया। और इसमें क्या किया कि उस राष्ट्र को नारी वेशभूषा में दर्शाया। इसका उद्देश्य क्या था कि राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान किया जाए। तो जर्मनी में जर्मेनिया का एक प्रतीक चिन्ह बनाया गया, एक मूर्ति बनाई गई राष्ट्र का प्रतीक, और फ्रांस में मारियाना का, और ब्रिटेन में ब्रिटेनिका का एक प्रतीक चिन्ह के रूप में बनाया गया। और इसी प्रकार बाद में हम देखते हैं कि भारत में भारत माता का चित्र बनाया गया। तो देखते हैं आगे क्या है इन प्रतीक चिन्हों का उद्देश्य और राष्ट्र की दृश्य संकल्पना। राष्ट्र की दृश्य संकल्पना के तहत 18वीं-19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीयकरण करना आरंभ कर दिया, यानी राष्ट्र को एक मानव का रूप देना चालू कर दिया। मानवीयकरण करने का मतलब होता है कि मानव के रूप में उनका निर्माण कर देना। इस समय राष्ट्रों को नारी वेशभूषा में प्रस्तुत किया गया, यानी जैसे भारत को भारत माता के रूप में प्रस्तुत किया गया, एक नारी मूर्ति बनाई गई, उसमें भारत की कुछ विशेषताओं को चिन्हित किया गया और उसमें पिरोया गया। तो वैसे ही फ्रांस में मारियाना, जर्मनी में जर्मेनिया, इंग्लैंड में ब्रिटानिका और भारत में भारत माता का चित्र बना। इसके माध्यम से राष्ट्र के अमूर्त विचार को मूर्त अथवा ठोस रूप प्रदान किया गया, मूर्ति बनाकर। इस प्रकार नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई, जैसे भारत माता की छवि भारत का प्रतीक बन गई। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपकों का प्रयोग किया। फ्रांस में आज़ादी का प्रतीक लाल टोपी या टूटी हुई जंजीर थी। एक और मूर्ति बनाई गई जो हमारे यहाँ भी है, उसका अनुसरण किया जाता है, न्याय की मूर्ति। तो न्याय की देवी की आंख में पट्टी बंधी हुई है और हाथ में इनके क्या है, तराजू लिए हुए खड़ी है। ये प्रतीक प्रत्येक देश में जहाँ देश का मानवीयकरण किया गया वहाँ बनाया गया है। फ्रांस में इसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया गया। इस जन राष्ट्र के विचार को दर्शाया गया। क्या नाम दिया गया फ्रांस में? मारियाना इसका नाम दिया गया, जिसे भारत में भारत माता नाम दिया गया। इनके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, जैसे इनमें लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थी। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थी। मारियाना की प्रतिमाएं चौराहे पर लगाई गईं ताकि जनता को एकता का प्रतीक स्मरण रहे, यानी आने जाने वाला प्रत्येक जनता, प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रवाद की भावना पनपे, राष्ट्र में एकता की भावना जागृत हो, जिससे वो एक बन के रहने का प्रयास करें। मारियाना की प्रतिमाएं फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे भारत माता की भारत का। इसी प्रकार जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक है। इस तस्वीर में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट धारण करती है, क्योंकि बलूत जर्मन वीरता का प्रतीक माना जाता है। आगे है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। ये है बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत क्या हुआ कि राष्ट्रवाद, जैसे राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद से जुड़ा समस्याएं उत्पन्न हुई। बाल्कन क्षेत्र क्या था? दक्षिणी पूर्वी यूरोप का एक क्षेत्र है। ये दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक क्षेत्र है। जैसे ये इटली आप देखते हैं, इसके ये उत्तर और पूरब में स्थित है। तो ये दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक समूह है राष्ट्रों का, और ये अपने भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अलग पहचान रखता है। ये काला सागर और एड्रियाटिक सागर के बीच में स्थित है। ये जो क्षेत्र है काला सागर और एड्रियाटिक सागर के बीच में स्थित है। इसमें तमाम सारे देश सम्मिलित हैं, जैसे आप देखिए हंगरी है, रोमानिया है, बुखारेस्ट है, बुल्गारिया है, कोसोवा है, सर्बिया है, अल्बानिया है, तुर्की है, ग्रीस है, यानी ये सारे देश मिलकर बाल्कन क्षेत्र का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं कि तत्कालीन समय में बाल्कन में क्या समस्या उत्पन्न हुई। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के अंतर्गत देखते हैं कि 1871 एडी के उपरांत यूरोप की परिस्थितियों ने तथा क्षेत्र की भौगोलिक व जातीय भिन्नता ने बाल्कन क्षेत्र में एक गंभीर राष्ट्रवादी तनाव पैदा कर दिया।
क्या तनाव था? बाल्कन क्षेत्र जो है वो दक्षिण पूर्व यूरोप का एक क्षेत्र है जो भौगोलिक व ऐतिहासिक दृष्टि से अपनी एक अलग पहचान रखता है। यह काला सागर और एड्रियाटिक सागर के मध्य स्थित है। इसके अंतर्गत आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, सर्बिया आदि बाल्कन राज्य आते हैं। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को सामान्यतः स्लाव कहा जाता है। ये स्लाव जाति के लोग हैं। बाल्कन क्षेत्र पर कभी ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हुआ करता था। हमने दिखाया वो पूरा साम्राज्य ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। बाल्कन क्षेत्र के लोगों ने राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर अपनी आज़ादी पाने का फैसला किया। उनकी विचारधारा थी कि हम पर कोई गुलाम ना बनाए हमको, और हमको भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है। हमारी एक ऐतिहासिक उपज है, हमारी अलग भौगोलिक पहचान है, हमारी संस्कृत सभ्यताएं हैं। उनका कहना था कि हम कभी आज़ाद थे, हमें विदेशी ताकतों ने गुलाम बनाया। तो सही बात था कि वो कभी आज़ाद थे। बाल्कन राज्य एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे क्योंकि छोटे छोटे देश थे और उनमें आपस में भी प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी। वे प्रत्येक अधिकतम क्षेत्र पर अपना अधिकार करना चाहते थे, तो इसलिए आपस में लड़ाई करते रहते थे। इसी दौरान यूरोप के जो श्रेष्ठ राज्य थे उनका बाल्कन क्षेत्रों पर नियंत्रण को लेकर बड़ी शक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा होने लगी। अब प्रतिस्पर्धा किन किन के बीच हो रही है? तो देख रहे हैं कि रूस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रो हंगरी आदि है। ये बाल्कन पर अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहते थे और बाल्कन पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। इसके कारण इस क्षेत्र में कई युद्ध हुए और अंत क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध का यही कारण बना। बाल्कन समस्या जाकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनती है। और हम देखते हैं कि इस प्रकार साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को एक महाविनाश की ओर लेकर चला गया। ठीक है, तो ये चैप्टर लगभग ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।